अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, जो 11th स्टैंडर्ड में आपके पास जो केमिस्ट्री में दिया गया, छोटा सा एक हिस्सा दिया गया है, उसमें एक लेड ब्लॉक की डायग्राम दिखा दी है, ठीक है ना। उसमें एक यूरेनियम सॉल्ट रखा गया है और साइड में उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखा दिया और ऊपर से एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी गई है। यहाँ से फिर कुछ जो रेडिएट हो रही है कुछ रेज, तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, तो बस उतना सा दिया है वहाँ पे। लेकिन हम उससे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो वहाँ पे खाली आपकी एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट्स, तो उसको कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। और जो ये प्रॉपर्टीज़ कोई एलिमेंट दिखा देगा उसको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ तक ये बात नहीं रुकती है, ठीक है ना। तो इतना देखो, आज आपको पढ़ना है इस वीडियो का जो हम रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं या ऑनलाइन आते हैं, हमारा मकसद यही होता है, हमारा टारगेट यही होता है आपके पास एक अच्छी नॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हमें इनकरेज करना है, ठीक है ना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो उसके बाद आपको एक अच्छा खासा एक इफेक्टिव लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए, ठीक है ना। हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है, ये क्या बला है। ये कोई बला नहीं है, वैसे बला ही है क्योंकि यूरेनियम का जिक्र भी है इसमें। रेडियो एक्टिविटी को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें, जैसे कि मतलब इसका वजूद कैसे आ गया, इसका ऑरिजिन हमें जानना है, ठीक है ना। तो तभी हम इस कंसेप्ट पे आ जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं रेडियो एक्टिविटी यही चीज़, तो इसकी डेफिनेशन जाने बस काम खत्म, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम उसकी पूरी एक डेप्थ नॉलेज आपको दे देंगे। तो यहाँ इसका जो वजूद आ गया, जिससे हमें अंडरस्टैंड हुआ, जिससे हमें मिला, वो था फोटोग्राफिक प्लेट्स। क्या था? फोटोग्राफिक प्लेट्स। देखो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम खाली स्टोरी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। इसके मैं 2 लेक्चर बना दूंगा, एक तो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए, दूसरा आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए। जो पहला होगा वो आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए होगा और दूसरा आपके एग्जाम पर्पज़। क्या पता वो जो नॉलेज पर्पज़ जो पहला लेक्चर होगा वो भी आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे कोई जैसे कि कोई नॉलेज ज़ाया नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें बेहतर ये कि आप इसको गेन करो। फोटोग्राफिक प्लेट्स, तो हम जो जिक्र करने वाले हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स के बारे में। ये फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या चीज़ होती है? जैसे कि आजकल का ज़माना है, हमने कैमरा उठाया, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, हमारे पास एंड्रॉयड सब कुछ है, DSLR कैमरास है, तो इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये पहले मतलब 1800 में, जो 1896 के दौर था उसमें, ये उससे पहले थोड़ा समय, तो उसी पीरियड में इसका बहुत यूज़ था। जैसे कि 90s तक हम इसका यूज़, 90s लगभग अप टू 2000 तक इसका यूज़ हम करते थे, क्योंकि जो हमारे पास कैमरा होते थे उसमें जो रील लगती थी, ठीक है ना, तो उसको फिर एक्सपोज लाइट के साथ किया जाता था। तो वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे वो चीज़ होती थी, कैसे फिल्म बनती थी, कैसे फिर फोटोग्राफ आ जाता था, तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे। ये फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है, ठीक है। मैं अभी लिखूँगा नहीं क्योंकि मैं एक कहानी सुनाऊँगा आपको। फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या चीज़ होती है? ये होता है एक सेलुलोज एस्टेट का शीट होता है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, वो भी आप हायर क्लास में पढ़ोगे पॉलीसैकेराइड। आप खाली फिलहाल कहानी को याद रखो। ये किसका बना था? सेलुलोज एस्टेट का शीट होता था, जिसको कोट, जैसे कि पेंट करते हैं ना किसी को, तो ऐसे ही सेलुलोज एस्टेट को हम कोट करते थे किसके साथ? जिलेटिन और सिल्वर ब्रोमाइड। जिलेटिन में लिख ले लेता हूँ। तो जो हमारे पास जो शीट होता था वो किसका होता था? सेलुलोज, CELLULOSE है, पता नहीं ये कैमरा में साफ आ जाएगी कि नहीं। सेलुलोज एसीटेट हमारे पास होता था, इसका शीट होता था। और इस शीट को हम क्या करते थे काम, इसको कोट हम करते थे, इसकी कोटिंग करते थे किसके साथ? जिलेटिन हमारे पास एक था, जिलेटिन, और सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इन दोनों की कोटिंग हम इस पर करते थे, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी।
जिलेटिन और सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग इस पर करते थे। फिर इसके बाद क्या करते थे काम, हम इसको लाइट के साथ एक्सपोज करते थे। मेरे हाथ सारे खराब हो गए क्योंकि इसमें इंक ज़्यादा हमने भरी, ठीक है ना, चलो रहने दो। तो जब हम इसको लाइट के साथ एक्सपोज करते थे, ठीक है ना, इस शीट को, यहाँ पे क्या हो जाता था, जैसे कि हमने कैमरा से एक क्लिक किया, जो हमारे पास 90s में जो हमारे पास कैमरा थे, जब हम पिकनिक स्पॉट पे जाते थे, एक्सकर्शन पे जाते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो कैमरा होते थे तो पूरा दिन लगता था वो फोटोग्राफ्स लेने में, ठीक है ना। तो हम 10-10, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये जमा करते थे, ठीक है ना। तो पूरे ग्रुप में तो फिर एक फ़िल्म आती थी, वो शायद 90 रुपये की आती थी, तो फिर हम वो लेते थे, तो पूरा दिन उसी में जाता था। बाद में क्या हो जाता था, बाद में थोड़ा सा भी उसको थोड़ा वो लाइट के साथ एक्सपोज हुई या एयर उसमें घुस गया, वो सारी ख़राब हो जाती थी, ठीक है ना। तो हम उसी पे आते थे। तो क्या हो जाता था उसमें, तो हम यही कहेंगे, तो सेल्यूलोज एस्टेट का शीट होता था, जो फिल्म होती थी वो सेल्यूलोज एस्टेट की बनी होती थी। उसमें जो कोटिंग होती थी वो जिलेटिन और सिल्वर ब्रोमाइड की होती थी। यहाँ पे क्या होता था, जब वो क्लिक होता था, जब वो कैमरा वो फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है ना, जब वो एक्सपोज लाइट के साथ करते थे, यहाँ पे इस जो ये केमिकल है यहाँ पे, इसका डिकम्पोजन होता था, इसका डिकम्पोजन। लेकिन कौन सा डिकम्पोजन, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्ले, ये अभी 10th क्लास का मैं यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ। उसी में एक था फोटो डिकम्पोजन रिएक्शन, डिकम्पोजन रिएक्शन की भी 3 टाइप्स थे। जो डिकम्पोजन में क्या होता था, जो आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होता था वो ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स होता था, ठीक है ना। तो लेकिन उसके पास उसमें क्या था, 3 टाइप के डिकम्पोजन होते थे। अगर लाइट की वजह से वो डिकम्पोजन होती थी उसको हम कहते थे फोटोलिटिक डिकम्पोजन। अगर हीट की वजह से होता था वो डिकम्पोजन, उसको कहते थे थर्मल डिकम्पोजन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमने उसमें पास की थी तो उसको कहती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजन हो रही थी, उसको कहते थे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजन रिएक्शन। तो यहाँ पे लाइट के साथ, लाइट की वजह से डिकम्पोजन इस चीज़ की होती थी, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी वो फोटो डिकम्पोजन रिएक्शन हो रही थी। तो यहाँ पे जब लाइट के साथ जब इसको एक्सपोज किया जाता था तो यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजन रिएक्शन हो रही थी और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में टूटता था, Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में। यहाँ से क्या हो जाता था, ये जिलेटिन इसके साथ फिर लिंक होता था, ये यहाँ से बनाता था जिलेटिन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ये हमें ऑन एक्सपोजर विथ लाइट, तो हमें ये यहाँ से बनता था जिलेटिन ब्रोमाइड। यहाँ तक बात सही है। तो फिर यहाँ पे क्या होता था, ये जिलेटिन ब्रोमाइड, इस पे इमेज डेवलप हो जाती थी और इसको हम क्या करते थे, फिर इसमें एक सॉल्यूशन में इसको इमर्स करते थे, जिसका नाम था हाइड्रोक्विनोन सॉल्यूशन। ये होता था C6H4OH2, ये हाइड्रोक्विनोन सॉल्यूशन है। जब हम इसे इमर्स किया तो एक नेगेटिव फिल्म हमारे पास आ जाती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, इस नेगेटिव फिल्म में एक सॉल्यूशन में डालते थे जिसका नाम है हाइपो सॉल्यूशन। वो क्यों इसमें डालते थे, हाइपो सॉल्यूशन, Ne2S2O3, इसको हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, ये हाइड्रोक्विनोन है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से इसको लिखूंगा नहीं कि आप बातों में ही समझ लेना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हाइपो सॉल्यूशन फिर इसके बाद लेते थे, इसमें इसको वॉश करते थे। क्यों वॉश करते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो सिल्वर ब्रोमाइड होता था उसके साथ वो लाइट के साथ एक्सपोज नहीं हुआ होगा, उसकी वजह से क्या होता था, वो मौजूद होता था वहाँ पे, है वो स्टिल प्रेजेंट होता था वहाँ पे। फिर हम इसको क्या करते थे, इस हाइपो सॉल्यूशन में इसको क्या वॉश करते थे, तो वहाँ पे क्या हो जाता, ये पूरा डिजॉल्व उसमें हो जाता था और उसके बाद हम इस फिल्म को किसमें, वाटर में वॉश करते थे। जब वाटर के में वॉश करते थे तो यहाँ से क्या हो जाता, ये टोटली फ्री हो जाती थी फ्रॉम दिस सिल्वर ब्रोमाइड और हमारे फिर हम इसको एक्सपोज टू लाइट करते थे और हमारे पास एक फोटोग्राफ आ जाता था, ठीक है ना। तो ये इसका फोटोग्राफी पैलेट्स का सिंपल कंसेप्ट था। तो ये एक मेन कंसेप्ट था इसका, ये कैसे बना होता है फोटोग्राफी पैलेट्स। तो इसका फिर बहुत मतलब यूज़ हुआ, मतलब सिनेमा में इसका बहुत यूज़ हुआ, ठीक है ना। कैसे यूज़ हुआ उसमें, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में 7 जुलाई 1896 में 2 फ्रेंच सिनेमेटोग्राफर आए। एक का नाम था अगस्ट ल्यूमेरी और उसका ब्रदर एक था, उसका नाम था लुइस ल्यूमेरी। ये 2 भाई थे। जब वो हिंदुस्तान आए, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे वो मुंबई आए, ठीक है ना, वो मुंबई में आए। वो मुंबई में एक होटल था, वाटसन होटल था। उन्होंने वहाँ 6 फिल्मों का शोकेस किया, 6 फिल्मों का वहाँ पे शो किया। मगर इट वॉज द फर्स्ट टाइम द फिल्म वॉज कास्टेड इंडिया। तो उससे पहले कोई फिल्म कास्ट नहीं हुई थी,
क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट का कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। तो कैसे ये मतलब जहन में आ जाता हम कोई अगर कोई फिल्म उठा दे, तो उसी की वजह से उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स की वजह से वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा मतलब शो रखा, उसमें ये फिल्म्स उन्होंने दिखा दी, ठीक है ना। तो इसको फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो न्यूज़पेपर है उसने इसको मिरेकल ऑफ द सेंचुरी मतलब एक टाइटल दिया अखबार में, ठीक है ना। इस न्यूज़ को इतना हाईलाइट किया क्या। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या इस फोटोग्राफिक पॉलिटिक्स का इतना ही ध्यान था कि खाली हमें फिल्में ही मिली, ठीक है ना। नहीं, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, फिल्में ही खाली नहीं मिली। ये जो रेडियो एक्टिविटी देख रहे हो आप, ये इसी की ध्यान है, इसी से हमें अंडरस्टैंड हुआ ये रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था काम, जब तक यहाँ तक ये हो रहा था, मैंने सोचा कि इन्होंने मतलब जो फ्रेंच सिनेमेटोग्राफी हिंदुस्तान आए फला फला फला, तो ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मतलब इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, फ्रेंची साइंटिस्ट था, ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब 1896 की बात है। मतलब 1896 में क्या कर रहा था काम, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, 1896 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ही वॉज डूइंग द एक्सपेरिमेंट विद किसके साथ, फास्फोरेसेंट मटेरियल एंड फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ। मैं FM लिखूंगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल, फास्फोरेसेंट मटेरियल, जिसका नाम था एंटोनियो हेनरी बैकरेल, ठीक है ना, एंटोनियो हेनरी बैकरेल। तो 1896 में इस साइंटिस्ट ने मतलब ये इस पे काम करा था, ये कोइंसिडेंस था, मतलब ये मतलब जानबूझ के ये नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल इस पे मतलब मैं बता रहा हूँ ये क्या कोइंसिडेंस था। तो यहाँ पे ये फास्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल पे काम कर रहा था। तो मैंने इस शायद पहले लेक्चर में भी शायद इसका थोड़ा जिक्र किया है, व्हाट इज़ दिस फ्लोरेसेंट मटेरियल और फास्फोरेसेंट मटेरियल। ये मतलब ऐसे कुछ मटेरियल है, ये क्या करते हैं काम, ये पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनको एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में उनको रेडिएट करते हैं लोअर एनर्जी या लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे, ठीक है ना। तो ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है ये इमीडिएटली रेडिएट करता है, लेकिन जो फास्फोरेसेंट मटेरियल होता है ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए फिर रेडिएट करता है, ठीक है ना। ये कहता है रेडिएट फॉर लॉन्ग टाइम, कौन, फास्फोरेसेंट मटेरियल। तो दोनों मटेरियल में एक खासियत है कि मतलब ये इन रेडिएशन को मतलब रेडिएट करती है। उसके बाद तो 1903 में क्या हुआ काम, फिर 1903 में इसी एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा, इस पे इनको फिर नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजिक्स। एक इसको बैकरेल को, और थी एक मैरी क्यूरी थी, और इसका हस्बैंड था, ठीक है ना, मैरी क्यूरी। तो इनको 1903 पे इस बात पे नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम जाएंगे किस पे नोबेल प्राइज दिया, क्या काम था ये, हम जानेंगे व्हाट वाज दिस एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसका आउटकम क्या था। तो इससे पहले एक साल, मतलब जब ये हेनरी बैकरेल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब ये कर रहा था 1896 में, तो उससे पहले एक साल 1895 की बात है, जो रोंटेंजन भी बोलते हैं इसको, विल्हेम कॉनराड रोंटेंजन, ये इसका फुल नेम है। तो उसने क्या किया काम, इसने डिस्कवर किए थे एक्सरेज, तो बैकरेल ने सोचा जो एक्सरेज रोंटेंजन ने जो डिस्कवर किए हैं उनमें एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है, वो क्या करते हैं, वो किसी भी मोटे मटेरियल को क्या करती है काम, उसमें वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है ना, उसमें वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहाँ पे इसने सोचा जो मेरे पास मटेरियल है, फास्फोरेसेंट मटेरियल और फ्लोरेसेंट मटेरियल, शायद जब ये रेडिएट करते हैं, जब ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद रेडिएट करते हैं, ठीक है, ये तो इमीडिएटली रेडिएट करते हैं। फ्लोरेसेंट फास्फोरेसेंट मटेरियल मतलब इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रेडिएट करता है। उसने सोचा शायद इनमें वही प्रॉपर्टी है जो एक्सरेज में प्रॉपर्टी है। तो इसने क्या काम किया, तो रोंटेंजन ने फोटोग्राफिक प्लेट के जरिए से वो एक्सरेज, मतलब वो जैसे कि आप एक्सरे लेते हो उसके बाद जो पीछे जो प्लेट होता है वो यही फोटोग्राफिक प्लेट होता है। तो उसने क्या काम किया, इसने बैकरेल ने काम किया, इसने किया काम, इसने यही फोटोग्राफिक प्लेट लिया, ठीक है ना। इसने ये फोटोग्राफिक प्लेट लिया, इस पे एक ब्लैक काले सा एक पेपर रखा, ठीक है ना। पहले इसने फोटोग्राफिक प्लेट देखा, मैं PP लिख रहा हूँ, और यहाँ से इस पे ब्लैक पेपर रख दिया, ठीक है ना।
और उसके बाद उसने इसमें ये फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है ना, और फास्फोरेसेंट मटेरियल लगाया। तो उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो आया अपने लैब में, इसको हटा दिया, लेकिन उसने देखा यहाँ पे इसके नीचे कोई ट्रेसेस नहीं थे। तो वहाँ पे इसको समझ आ गया जो एक्सरेज में जो प्रॉपर्टी है वो मेरे मटेरियल में नहीं है, वो मटेरियल में नहीं है। तो फिर बात क्या हुआ, ये प्योरली एक एक्सीडेंट था, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उसके बाद में जो बोल रहा हूँ, जो अभी होने वाला है, वो प्योरली एक एक्सीडेंट था। उसने काम किया, वो यूरेनियम के साथ थोड़ा काम कर रहा था, तो उसने ऐसे ही यूरेनियम साल्ट, मतलब इसने इसको डायर में रख दिया, इस फोटोग्राफ। इसने बोला चलो ठीक है, ये काम मतलब नहीं हुआ, तो वो थोड़ा डिस्करेज होकर इसको थोड़ा अपने डायर में रख दिया और निकल गया। लेकिन जो ही उसने इसको डायर में रख दिया, उसके पास थोड़ा वहाँ पे यूरेनियम कुछ साल्ट पड़ा था, उसने उसको भी उठाया और उसी में रख दिया, उसी प्लेट के ऊपर। बात यहाँ तक पहुँच गई, जब वो लैब आया, पता नहीं वैकेशन चल रही थी क्या, कुछ दिन बाद वो लैब आ गया। उसने देखा यहाँ पे, जब उसने डायर खोल दिया, उसने ये ब्लैक पेपर हटा दिया, तो उसने देखा यहाँ पे कुछ, इस प्लेट पे कुछ ट्रेसेस थे, इस प्लेट पे कुछ ट्रेसेस थे। तो वो हैरान हो गया। तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो उसने देखा, क्या देखा उसने, जो ये मैंने यूरेनियम साल्ट इस पे रख दिया, जो उसने यूरेनियम साल्ट इस पे रखा था, उसने कुछ ट्रेसेस देख लिए। He found that some rays emit from uranium salt which penetrates via this paper. ठीक है ना। तो lot of research was done on this experiment. बहुत सारा रिसर्च हुआ इस पे। मतलब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने यही पाया, when this type of radioactivity occurs, ठीक है ना, and the material possesses such radioactive properties, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, after radiating these radioactive rays, the material changes into another material and this is called radioactive decay. मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे उन्होंने देखा जो मटेरियल था अपना, यहाँ पे उन्होंने रखा था, वो पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है ना, वो दूसरे ही मटेरियल में चेंज हो गया था। जो ओरिजिनल, जो पहला जो मटेरियल उन्होंने रखा था यूरेनियम, वो दूसरे ही मटेरियल में चेंज हुआ था। तो जो मटेरियल पहला था वो दूसरे में चेंज, उसको कहते हैं, उसने मतलब उसको डीके कहते हैं ना, तो रेडियो एक्टिव डीके उसका नाम पड़ गया। तो उन्होंने इसके लिए फिर एक मतलब जो रेट ऑफ दिस रेडियो एक्टिव जो डीके हो रही थी, उसको एक्सप्रेस किया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला के साथ, ठीक है ना, एक मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला एक दे दी, उसके साथ उसका जो रेट उन्होंने मालूम किया, ठीक है ना। वो अलग है, वो फिजिक्स में पूरा उसको मतलब मैथमेटिकली पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मेरा जो इस मतलब लेक्चर का जो मकसद था, आपको थोड़ा इस रेडियो एक्टिविटी का जो ऑरिजिन था वो कंसेप्ट समझाना था। लेकिन उसी मतलब पीरियड में 1896 में क्या हुआ, लोगों ने इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट का मतलब उसको बेचने लगे, गलत फ़ायदा उठा दिया, ठीक है ना। क्योंकि पहला चीज़ आ रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो बोल रहा था कि इसमें कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली रेडिएट हो रही है, ठीक है ना, ये खुद ही डीके हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो बहुत सारों ने इसका मतलब गलत फ़ायदा उठा दिया। बहुत सारों ने क्या किया, अगर किसी के पास किसी को पेन होती थी या सूजन इन्फ्लेमेशन होती थी, उनको क्या किया, जो रेडियम एक है ना, रेडियम इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियम पेंडेंट्स दे दिए उसको, ठीक है ना। ये बोला कि इसके लिए इलाज है, ठीक है ना, ये इसको क्योर करेगा। ऐसा ही मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए या गुड हेल्थ मतलब अच्छी खासी मतलब हेल्थ बनाने के लिए उन्होंने जो वाटर है उसमें रेडान मिला दिया, बोला कि ये रेडान वाटर इसके लिए है, ठीक है ना। ऐसे ही एर्थराइटिस मतलब जो जॉइंट वाइंटों की प्रॉब्लम थी, हड्डियों में दर्द था, उसके लिए उन्होंने क्या किया काम, जो हमारी रज़ाई होती थी वो यूरेनियम की बना दी, ठीक है ना, उसमें यूरेनियम कुछ मिक्स किया, बोला कि इसको आप ओढ़ो, ठीक है ना, तो इससे आपको मतलब जो थकान है, जो कमर दर्द है, जो पाँव में दर्द है, किसी हड्डी में दर्द है, वो गायब हो जाए, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे किसी को हाजमा नहीं था अच्छा, तो डाइजेशन के लिए उन्होंने कोई थोरियम टैबलेट्स दे दिए उनको। तो बहुत सारा मतलब पैसा कमाया लोगों ने इसको मतलब ऐसे, लेकिन उनको पता नहीं था, ठीक है, मतलब ये जो नौटंकी है बरसों तक चली, लेकिन लोगों को पता नहीं था ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन हमें आज पता है ये कितनी डेंजरस है, ठीक है ना, जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये कितने डेंजरस है, ठीक है। तो वो फर्दर इस पर एक्सपेरिमेंट करता गया, ठीक है ना।
लेकिन फिर वो आखिरकार 25 अगस्त 1908 में 25 अगस्त 1908 में मर गया। लेकिन मरने का काज भी यही था, कौन सा? यही एक्सपेरिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मरने के काज भी यही था। क्योंकि उसका जब मतलब उसकी जो डेड बॉडी देखी गई, उसके नेक पे एक मतलब बहुत सारी होल्स थे और बर्न स्केर्स थे, चलने के कुछ ऐसे बहुत सारे दाग थे, ठीक है ना। वो इसी की वजह से, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर आप इसको किसी जगह रखोगे, यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकल जाती है जो बहुत ही मतलब डेंजरस होती है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्यों डेंजरस होती है, उनमें क्यों इतनी एनर्जी होती है, ठीक है ना। वो हम अल्फा बीटा जो डिके होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, उसमें हम देखेंगे वो चीज़ें, ठीक है ना। आज के लेक्चर में आप खाली ये कहानी सुनो, ठीक है ना। तो 25 अगस्त को 1908 में वो इसी की वजह से मर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा गया जो मैरी क्यूरी थी, वो भी मतलब इसी जो एक्सपेरिमेंट था, रेडियो एक्टिव एलिमेंटों का जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो भी उसकी डेथ भी इसी की वजह से हो गई। उसको प्लास्टिक एनीमिया हुआ था, ठीक है ना। मतलब वो एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड का बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो भी इसी की वजह से मर गई, ठीक है ना। ये मतलब ये इसी डेडली रेडिएशन की वजह से उसका प्लास्टिक एनीमिया हुआ था, वो भी इसी के साथ। तो फिर इसके बाद उसी 1896 में क्या किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, वो अमेरिकन इंजीनियर था, ठीक है ना, वुल्फ्राम कॉनराड फुक्स उसका नाम था। वुल्फ्राम, मैं यहाँ पे रखता हूँ, वुल्फ्राम कॉनराड फुक्स उसका नाम था, फुक्स, FUCHS। तो ये एक साइंटिस्ट था, इसने इसका तोड़ निकाल दिया था। मतलब इसके लिए एक प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड बना दिया था, लेकिन उस प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड को मतलब अपनाने में, ठीक है ना, उसको एक्सपेरिमेंट में एक स्वीकार करने के लिए, ठीक है ना, उसको मतलब थोड़ा मतलब जानने के लिए उसने बनाया था। लेकिन फिर जहाँ वहाँ पे जो मतलब एक बोर्ड बना होता है इनके लिए, ठीक है ना, उसको फिर पास किया जाता था। लेकिन 29 ईयर्स लगे इसको बेचारे को, फिर इसको मतलब इसको एंटी रेडिएशन जैकेट मतलब उसको तब्दील करने में, ठीक है ना। जो इसने दिया था ये प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, मतलब इट टुक 29 ईयर्स टू यूज़ दिस प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। तो हम जानेंगे कि मतलब ये रेडिएशंस इतने हार्मफुल क्यों होते हैं, ठीक है ना। ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती है। क्या होती है? हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस। तो ये आप पढ़ोगे, ठीक है ना। मैं आपको इसमें बता दूंगा ये कितनी मतलब इसमें कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आप समझो, ये इतने हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती है, ये पेंट्रेट हो जाती है जो हमारे सेल्स होते हैं, जो बॉडी के जो टिश्यूज सेल्स होते हैं, उसमें से डर के पेंट्रेट हो जाती है और हमारे जो DNA होता है, ठीक है ना, उसको डैमेज कर देती है। तो जब DNA डैमेज होता है, ठीक है ना, तो कैंसर की जैसी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो कैंसर मतलब ये आज नहीं आया, हम बोलते हैं ना मतलब कैंसर ये नई बीमारी है, तो उस समय भी मतलब ये चल रहा था, लेकिन मतलब उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं था जिसकी वजह से हमें पता चल गया मतलब इसको कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। तो कैंसर जैसी बीमारी इससे पैदा हो जाती है। ये हाई इंटेंसिटी होती है, मतलब ये इनकी मतलब जो रफ्तार होती है वो इतनी तेज़ होती है, ये मतलब सेलों को मतलब जला देती है, इतनी वो इंटेंसी होती है। तो फिर इसके बाद हमें जो जानना है, ये रेडिएशंस एक्चुअली इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में क्या होती है, ठीक है ना, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सिंपली क्या होते हैं, मतलब जो अभी तक जो डिस्कवर हुए तो 1000 से ज़्यादा न्यूक्लाइड्स डिस्कवर, उनको न्यूक्लाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लाइड्स हम जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खाली हो उनको हम न्यूक्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करते हैं काम, ये फिर स्टेबल होने की वजह से अपने आप को खुद को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे मतलब एलिमेंट में फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लाइड्स अभी तक ये मतलब 1000 से ज़्यादा डिस्कवर हो गए, उनमें कुछ आर्टिफिशियल है,
कुछ नेचुरल है हमारे पास, मतलब कुछ नेचुरली है, कुछ सिंथेटिक है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को मतलब स्टेबल होने की वजह से, मतलब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो ये अपने आप अपना जो उसका न्यूक्लियस होता है उसको चेंज करता है दूसरे न्यूक्लियस में, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल सैंपल होता है वो ग्रेजुअली क्या करता है, मतलब स्टार्ट्स टू डिके, मतलब वो खुद को एक डिके होता है उसमें, मतलब ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। मगर ये जो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ये खुद ब खुद होती है उसके साथ, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, जो इसके टाइप्स है, किसकी वजह से अल्फा डीके कैसे हो रहा है, इसके टाइप्स भी है ना, मतलब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो डीके दिखा रहा है, जो एक चेंज हो रहा है दूसरे मटेरियल में, जैसे कि पहला मटेरियल जो था ओरिजिनल उसको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, जो उसके बाद जो बनता है उसको डॉटर न्यूक्लियर बोलते हैं, उसके साथ कुछ एनर्जी भी निकलती है, ठीक है ना। तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर, क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट्स फेडअप हो जाते हैं इसको मतलब पूरा देखने में, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे, तो आपको भी इजी रहेगा इसको मतलब एक देखने के लिए। तो यहाँ पे हम फिर कल इसका जो डीके देखेंगे, कौन कौन सा डीके इसमें हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, गामा डीके हो रहा है, तो वो हम कल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वैसे आप खुद भी एक बार अपनी बुक्स पे कंसल्ट करो ये चीज़ें, थोड़ा आपको इसको आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और क्या कहें, और यही कहो कि थोड़ा सपोर्ट करो, एनकरेज करो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास थोड़ा इफेक्टिव लेक्चर्स आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।